हेलो फ्रेंड, टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। ये सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन ये किस पार्ट में आता है? ये फिजियोलॉजी के पार्ट में आता है, ठीक ना। आज हम लोग सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और उसमें भी कई प्रकार के ऑर्गेनेल्स, जैसे ये सब देख सकते हैं, इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं और इसके क्या क्या प्रत्येक ऑर्गेनेल्स का फंक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक ना। उसके आगे देखा जाए तो पहला इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसे इसमें बताया गया कि सेल्स क्या है। सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहने का मतलब, जैसे कि अगर हम लोग एक मकान का एग्जांपल ले लिए, एक रूम का ले लिए, मतलब अगर रूम देखा जाए तो क्या हर एक बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ। ब्लॉक इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक एक ईटा, जैसे प्रत्येक ईटा एक एक अगर हम लोग जोड़ के तब एक मकान तैयार होती है, मतलब एक रूम होगा, फिर रूम से एक पूरी बड़ी बिल्डिंग तैयार होगी। यही सेम कंडीशन सेल्स में भी है। जैसे कि एक सेल क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब एक सेल्स है, कई सेल्स मिलकर टिश्यू बनेंगे, फिर टिश्यू के बाद में अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन बनेंगे। और इसके कुछ अगर इसमें देखा जाए तो जो पहला ये था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये है, और दूसरा ये कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। सेल्फ रिप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये रिप्लिकेट मतलब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर एक सेल है, एक सेल किसमें दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, 2 से 4 होंगे, फिर 4 से 6, ये इसके लिए सेल्फ रिप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर मतलब वो डिवाइड कर सकते हैं। और आगे बढ़ा जाए तो इसमें देखा जाए तो फर्स्ट सेल वेयर ऑब्जर्व बाय द नेम रॉबर्ट हुक इन 1665 फ्रॉम द स्लाइस ऑफ कॉर्क। मतलब ये इन्होंने बताया कि जो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल्स के बारे में, तो वो रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने कौन से ईयर में किए थे? 1665 में। कहाँ से? एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिए थे, उसी में इन्होंने सेल्स को पहले ऑब्जर्व किए थे। फिर आगे बताया गया कि सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अदर आर मल्टी सेलुलर। इसमें है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर सेल्स के बारे में देखा जाए तो ये सेल जो होते हैं 2 से 120 माइक्रोन डायमीटर में होते हैं, ठीक ना। और इन्होंने ये साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने ये पहले सेल्स को ऑब्जर्व किए थे, ठीक ना। अब आगे देखा जाए तो ये पूरा एक सेल है, ठीक ना। अब इसमें सेल्स में अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, सबका जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इसमें सबका अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि अगर हम लोग पहला पार्ट ले लें न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेट करता है? हम लोग देखेंगे जो न्यूक्लियस ये क्या एक सेंटर ऑफ द पार्ट ऑफ, ये सेल्स के सेंटर ऑफ द पार्ट में रहता है। जैसे कि स्ट्रक्चर में देखिए ये जो पूरा है सराउंडिंग है वॉयलेट कलर से, ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक ना। और ये क्या, इसका काम क्या है? सेल कंट्रोल सेंटर। ये सेल का पूरा, ये जितने भी सेल्स में इसमें कंट्रोल करता है कौन है? ये न्यूक्लियस ही पूरे सेल्स को कंट्रोल करता है। अगला पार्ट में मूव किया जाए तो ये डीएनए। जैसे सेल है, ये सेल्स के अंदर क्या होता है? ये डीएनए कंटेन करते हैं। ये इनका डीएनए है तो डीएनए का भी अलग अलग फंक्शन होगा ना उसमें। ये कंटेन करते हैं कोडेड इन्फॉर्मेशन दैट प्रोसेस एवरी सिंगल यूनिट, मतलब इसमें कुछ कोडेड इन्फॉर्मेशन होते हैं, मतलब किसी भी चीज का, मतलब ये सेल है किसका है और कैसे इनहेरिटेंट, मतलब कहाँ से ये सेल आया, मतलब उसका इनहेरिटेंट कैरेक्टर उसमें रहता है, तो वो डीएनए मटेरियल कंटेन करते हैं। उसमें कुछ इनहेरिटेंट कैरेक्टर रहता है, ये जो कंटेन करते हैं वो क्या? डीएनए होते हैं। तो पहला हम लोग न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस क्या करते हैं? ये पूरे सेल्स को कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखा जाए तो ये डीएनए कंटेन करते हैं। फिर आगे जब हम मूव करेंगे तो कहाँ? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं, कि स्मूथ भी होते हैं और एक रफ होते हैं। ये क्या करते हैं? जो भी मटेरियल्स होते हैं हम लोग को स्टोर करते हैं, जो भी सेल्स के द्वारा मटेरियल बनाया जाता है उसको स्टोर करते हैं। और अगर स्ट्रक्चर में देखा जाए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है? ये वाला पार्ट्स में देखिए, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट कवरिंग पे देखा जाए क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ इस पे है कुछ इस पे है। तो आगे एक पार्ट देखा जाए तो लाइजोसोम। अब लाइजोसोम होता क्या है? ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोडक्ट होते हैं उसको अगर सेल इनगल्फ किया, अपने अंदर लिया है, उसको डाइजेशन के लिए हेल्प कौन करेगा? लाइजोसोम। लाइजोसोम का काम क्या है? ये डाइजेशन करने के लिए। अब अगला पार्ट है कि हम लोग का साइटोप्लाज्म। जैसे जितने भी ये सेल्स ऑर्गेनेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, ये सब कहाँ पे रहते हैं? ये सब जितने भी हैं ये क्या साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? ये जेली लाइक फ्लूइड होता है, किसके किसके बीच में? बिटवीन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हम लोग का ये पार्ट हो गया और न्यूक्लियस, ये दोनों के बीच में जितने भी है, ये आप देख सकते हो उसमें ब्लूइश कलर में है, तो ये पूरा हम लोग का साइटोप्लाज्म है, जिसमें पूरे जितने भी सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं ये सब इसमें क्या होता है? इसी में मूवमेंट करते हैं, ठीक है, इसी में रहते हैं। फिर आगे देखा जाए अगला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन देखा जाए, ये जैसे कि ये पूरा स्ट्रक्चर है सेल का, और जो आउटर मस्ट कवरिंग होती है सेल का उसी को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब इनका काम क्या है? ये डबल लेयर्ड होते हैं, और जो भी मटेरियल मतलब न्यूट्रिएंट वगैरह अगर कुछ इन अंदर अपने सेल्स के अंदर लेंगे और कुछ एक्सक्रीट कर देंगे बाहर की तरफ, मतलब जो फूड्स वगैरह होगा न्यूट्रिएंट वो अंदर लेंगे, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो बाहर की तरफ इजैकुलेट कर देंगे।
ये सेल मेम्ब्रेन का काम है। फिर आगे देखा जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखा जाए तो ये देखिए इनका स्ट्रक्चर ऐसे करके होता है, ठीक है। और ये पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी इसे कहते हैं, क्योंकि जब भी सेल डिवीजन होगा तो कुछ एनर्जी वगैरह जो भी प्रोड्यूस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है, इस चलते हम लोग इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। अब आगे आ जाएंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये देखते हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पूरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स का है, ठीक ना। ये क्या करते हैं, वो क्या, ये कलेक्ट करेंगे और जो भी मटेरियल रहेगा पैकेज करेंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह का, तो इसका काम क्या पैकेजिंग वगैरह के लिए हेल्प करते हैं सेल्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक ना। देखेंगे आगे राइबोसोम है, जो छोटे छोटे टाइम माइन्यूट पार्टिकल्स में आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे इसमें, ये सब टोटल राइबोसोम है, ठीक ना। राइबोसोम का काम क्या है, ये क्या करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ये हेल्प करते हैं। जैसे कि एग्जांपल जितने भी अगर हम लोग के सेल्स में देखा जाए जो भी प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस होगा ये किसके द्वारा होगा, राइबोसोम के द्वारा होगा, ठीक ना। ये हेल्प करते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा। फिर आगे देखा जाएगा वैक्यूल है, इसमें वैक्यूल ये प्लांट वाले में उसमें पाया जाता है। ये क्या करते हैं स्टोरेज करते हैं, जो भी फैट और अदर सब्सटेंस जो होते हैं उसको स्टोर करने का काम खास करके प्लांट में ये कौन करते हैं, वैक्यूल्स वगैरह ये उनको स्टोर करते हैं। और आगे है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का देखा जाए तो सेंट्रियोल का काम क्या है, टाइनी ऑर्गन दैट जब भी सेल डिवाइड करेगा ना तो उसमें सेंट्रियोल ही हेल्प करते हैं। तो सेल डिवीजन में सेंट्रियोल का काम क्या है, वो डिवीजन मतलब सेंट्रियोल का काम क्या है, जब भी सेल डिवाइड करता है तो उसमें हेल्प करते हैं सेंट्रियोल। ये था हम लोग का पूरा ये पूरा सेल है, उसका अदर पार्ट ये सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं और इनका क्या क्या फंक्शन है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे अब ये भी है कि सेल किसने खोजा, और अदर भी साइंटिस्ट भी तो होंगे जिन्होंने बताया होगा कि सेल क्या होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे आगे, सेल थियरी, ठीक ना। जैसे कि ये पार्ट देख सकते हैं हम लोग सेल थियरी। अब इसमें बताया गया कि प्रपोज बाय द मैथियास स्वेर्डेन एंड द थियोडोर स्वैन इन 1839। ये बताया गया कि सेल थियरी में कि ये प्रपोज किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा बताया गया, पहले मैथियास स्वेर्डेन और थियोडोर स्वैन इन 1839 में इन्होंने बताया था, ये सेल थियरी को प्रपोज दिया था। इन्होंने क्या कहा था, ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग थिंग्स है ये किसके बने हुए, सेल्स के द्वारा ही बनते हैं, ठीक ना। और फिर आगे इन्होंने क्या बताया कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। इन्होंने ये भी बताया कि जितने भी सेल्स हैं ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, जितना भी लिविंग थिंग्स है उसका स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट होते हैं सेल्स, ठीक ना। फिर इन्होंने एक पॉइंट और भी दिया था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द सेल डिवीजन। इन्होंने ये भी बताया कि जितने भी प्री एग्जिस्टिंग कहने का मतलब है जैसे कि अगर एक सिंगल सेल लिए, अगर सिंगल सेल अगर वो दो पार्ट में डिवाइडिंग होता है तो ये जो भी दो डॉटर सेल्स बने हैं इनके प्री एग्जिस्टिंग कौन होगा, जो सिंगल सेल यहाँ से ये डिवाइड हुए हैं। इनका कहने का यही था कि जितने भी सेल्स होते हैं कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग से आते हैं, मतलब वो जो पूर्वज उनके हैं वहाँ से आते हैं, और वो किसके द्वारा होते हैं, वो सेल डिवीजन के द्वारा ये हमें मिलते हैं, ठीक ना। अब आगे पढ़ते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट। अब इसमें कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे कि इसमें बताया गया कि डिफरेंट सब्सटेंस दैट मेक ए सेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। मतलब जो डिफरेंट सब्सटेंस जो सेल्स में बनाएगा उसको अगर हम लोग पूरा इकट्ठा करके देखा जाए तो उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई भी हम लोग प्रोडक्ट ले लें तो हर एक में देखेंगे उनका कुछ कुछ इंग्रेडिएंट रहता है, तो वो पूरा एक बन के वो कंप्लीट एक प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसे एक एग्जाम्पल के जैसे जब भी डिफरेंट सब्सटेंस दैट मेक ए सेल, जब अलग अलग सब्सटेंस जब भी सेल्स को बनाएगा कलेक्टिवली, अगर उसको इकट्ठा करके देखा जाए तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक ना। अब देखा जाए प्रोटोप्लाज्म में, तो प्रोटोप्लाज्म में भी तो अदर कुछ कुछ अलग अलग चीजें होंगी जिनको ये पूरे कलेक्टिवली वो करके बने हैं, तब उसका कॉन्स्टिट्यूएंट हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे है आगे की प्रोटोप्लाज्म कंपोज्ड ऑफ। अब जैसे प्रोटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म क्या क्या चीज रहता है, जैसे कि अगर पहला देख लिया जाएगा वाटर होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक ना। अब जैसे वाटर की बात आई तो वाटर कितने 70 से 80% वाटर होते हैं प्रेजेंट इन द सेल। जैसे अगर सेल है तो उसमें कितना 70 to 80% ऑफ द वाटर होते हैं सेल्स में, ठीक ना। और जैसे प्रोटोप्लाज्म का बात करें ना, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक ना। फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट होंगे, लिपिड होंगे, प्रोटीन होंगे और इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट में भी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सोडियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, ये सब इलेक्ट्रोलाइट ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। आगे देखा जाए तब इसका सब सेलुलर स्ट्रक्चर, जैसे कुछ मेजर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं सेल में, मतलब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर जो सेल्स को प्रेजेंट करते हैं, उसके सब सेलुलर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, पहला एक सेल मेम्ब्रेन आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म आ जाएंगे और ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस आ जाएंगे, ठीक ना। जैसे सेल मेम्ब्रेन कहने का मतलब जो आउटर मोस्ट कवरिंग था वो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड था, जेली लाइक फ्लूइड जिन्होंने बताया था, जिसमें
पूरे ऑर्गेनेल्स वो फ्लोट करते थे, मूवमेंट करते थे, वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। और न्यूक्लियस जो सेंटर ऑफ द पार्ट, ये इनके एक मेजर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, ठीक ना। अब इसमें एक एक पार्ट हम लोग लेके देखते हैं, जैसे कि अगर एग्जांपल देखा जाए, पहला क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन का देखा जाए तो ये क्या है, थिन प्लाइबल इलास्टिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर विच इन्वेलप द सेल। ये कैसे है, एक प्लाइबल इलास्टिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, मतलब अगर राउंड पूरे सेल हैं, अब उसमें जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन ही होते हैं, जो क्या करते हैं पूरे सेल्स को एक इन्वेलप कहने का मतलब पूरे सेल को अपने तरफ से वो घेर लेते हैं। तो एक तरह ये हो गया इनका क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक ना। ये आउटर मोस्ट कवरिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरे सेल्स को इकट्ठे करके वो घेरे रहते हैं। और अगर ये सेल है, अगर हम लोग देख लिए कि वो आउटर मोस्ट सेल है, मेम्ब्रेन बना हुआ था, ये भी तो देखेंगे वो मेम्ब्रेन बना किसका हुआ, तो वो मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, लिपिड बाई लेयर का, ठीक ना। और उसमें भी कुछ प्रोटीन इम्बेडेड है, जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द बाई लिपिड लेयर विद द इम्बेडेड प्रोटीन दैट आर इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। अगर देखा जाए कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या लिपिड बाई लेयर के होते हैं, और इसमें कुछ प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं। जैसे कौन कौन सा प्रोटीन हो जाएगा, इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं और पेरिफेरल। इम्बेडेड मतलब वो जो सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर पूरे ये सब रहते हैं, तो उसमें भी दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, कि इंटीग्रल प्रोटीन होती है और पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर अभी इसमें दिख रहा होगा आपको, ये पर्टिकुलर एक ये सेल मेम्ब्रेन, उसको काट के बस वो इंटरनल स्ट्रक्चर इसका दिखाया गया। इसमें देखते हैं इसका फंक्शन। अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या है। पहला है कि प्रोटेक्टिव कहने का मतलब है कि प्रोटेक्शन करना,